अब हम लाइव जा रहे हैं, अब बिल्कुल साइलेंस रखना होगा, ठीक है। Shiva, we can start. हमारे साथ जुड़े सभी साथियों को जय भीम, लाल सलाम, जिंदाबाद। आपका स्वागत है युवा संवाद के एक और सत्र में। वेलकम एवरीवन, जिंदाबाद टू एवरीवन, एंड we have gathered here for another session of NAPM युवा संवाद। युवा संवाद में हम कोशिश करते हैं कि देश भर के जो युवा हैं वे हमारे साथ जुड़ें और देश में चल रहे पुराने नए मुद्दों पर बातचीत करें, और जो लोग ज़मीनी तौर पे तमाम मुद्दों से जुड़े हुए हैं उन्हीं के द्वारा हम उनके बारे में बेहतर तरीके से समझ बना पाएँ, एक दूसरे के जो संघर्ष हैं उनको सॉलिडारिटी दे पाएँ, और एक दूसरे के संघर्ष को हम कैसे साथ ला सकते हैं इस बात को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। NAPM Yuva Samvad is a series where we try to connect youth from across the country who are, struggling on different issues. We try to bring them together and engage in a continuing dialogue, lend solidarities to each other's struggles. और इसी कड़ी में इस बार आज के युवा संवाद में हम बात करेंगे खोरी गांव विस्थापन के बारे में। और अब 1 साल लगभग खोरी गांव के विस्थापन को पूरा हो गया है, और इसका क्या संघर्ष रहा, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, 1 साल में क्या स्थिति अब है इस वक्त, इस सब को लेकर हमारे साथ आज बहुत ही यंग और एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोरी गांव से ही जो हमारे युवा साथी हैं, बहुत ही जवान युवा, तो हम उनके थ्रू आज की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी अजीत को। अजीत BA फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और खोरी गांव से ही संबंध रखते हैं, एजुकेशनल यूट्यूबर भी हैं। So I first invite Ajit, who will also be moderating this session. Ajit is a first year BA student and also an educational YouTuber. He's a resident of Khoregaon itself. Ajit will be moderating the session, and I now hand it over to you, Ajit. आप अपनी बात कर सकते हैं। So first of all, thank you, ma'am. And खोरीगांव जिंदाबाद, अपना हक ले। मैं अजीत शर्मा आज आपसे शेयर करूंगा अपने खोरीगांव के बारे में। हमारा खोरीगांव इस तरह का था, जो कि सब अपने हिसाब से उन्होंने अपना घर बनाया था, हंसी खुशी हर कोई रह रहा था अपने फैमिली के साथ। लेकिन 7 जुलाई को हमारे पास एक नोटिस आया गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम्हारा ये जो घर है ये गैर कानूनी है। और जहां हमारा ये खोरीगांव बसा हुआ है वो हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर के बीच में है। वैसे ये है तो हरियाणा में स्थित, लेकिन अभी कोई निश्चित नहीं किया गया कि ये हरियाणा में है या दिल्ली में, इसलिए ये कहा गया कि ये फॉरेस्ट में आता है, इसलिए इसे तोड़ दिया जाएगा। 7 जुलाई को हमें नोटिस मिला 2021 में, जबकि हमें कोरोना भी चल रहा था, हम उससे भी जूझ रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी और घर हमारा तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया। हमारा घर 14 जुलाई से तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया। हमारा घर ऐसा था और देखो तोड़ के ऐसा कर दिया गया। बड़े बड़े बिल्डोजर आए और बहुत सारे पुलिस फोर्सेस आए, और जिन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, वो हमारे माँ बाप को, लाइक औरतें, किसी को नहीं देखा, सब पे डंडे बरसाए गए, लाठी चार्ज किए गए और भी बहुत कुछ हुआ। और लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हो नक्शे में, हमारा खोरीगांव इतना ज्यादा था, इतना भरा हुआ था, 10,000 से ज्यादा घर थे और तोड़ के ऐसा कर दिया गया। न्याय कब करोगे खोरीगांव?
में कोई कब्जेदार नहीं है। हमने जमीन खरीदी थी हमारे मकान तोड़कर सरकार ने हमसे जमीन छीना है। हजारों परिवार को गरीबी में फेंक दिया गया। जिम्मेदार माफिया है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस विभाग, वन विभाग और नगर निगम इस सब के जिम्मेदार है। Waiting for justice. No one is an illegal and encroacher in Khoregaon. We had bought this land. Our houses have been broken and lands grabbed. Thousands of families have been plunged into utter poverty. The land mafia is responsible for this, and yet they have not been held legally accountable, not punished. The police, forest department, and the municipal corporation Faridabad is solely responsible for all our suffering. हरियाणा सरकार कहती है फरीदाबाद जंगल जमीन पर 123 जगह अवैध कब्जा है। उजाड़ा केवल कोरेगांव। यह भेदभाव क्यों? Haryana government claims 123 sites illegally built on forest land in Faridabad, demolished only Khoregaon. Why this discrimination? और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है हमने खोरीगांव कहानी युवाओं की जुबानी। आज हमारे साथ खोरीगांव के 4 युवा जुड़े हुए हैं जो कि खोरीगांव में हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में अपना अपना नजरिया शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे पायल को। प्लीज पायल। धन्यवाद लिया को खोरीगांव अपना हाथ लेते रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 7 जून 2021 कोरोना काल के समय 3 बजे नोटिस आया था कि खोरीगांव को उजाड़ जाए। हम लोग उस समय ट्यूशन से पढ़ के घर की ओर आए थे, तब मम्मी लोगों में बहुत टेंशन में दिखी थी। तो हमने मम्मी से पूछा कि आज क्या हुआ है। जी हमारा माहौल पूरा शांत सा दिख रहा है, जो कि कभी शांत रहने वाला नहीं था। हम दुखी में भी बहुत खुश रहते थे, किसी को हम लगने नहीं देते कि हम दुखी में हैं। तो मम्मी ने बताया कि हमारा खोरीगांव टूटने वाला है। आज हमारा नोटिस आया 3 बजे। तो फिर हम लोग बहुत टेंशन में हो गए। इसलिए फिर मैंने अपने भाई से भी कहा कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। तो उसने कहा कोई नहीं, हम फिर अभी लड़ेंगे आगे तक। तो फिर 14 जुलाई और 2021 से हमारा घर टूटना चालू हो गया। हमने 9 जून को वहां से प्रॉपर खाली नहीं किया था, जो सामान थे भारी भारी तो हमने हटा लिया था। हमारी आंटी लोगों ने भी हटा लिया था, बहुत लोगों ने हटा लिया था। और जिसके सामान रह गए थे वो दब गए थे सामान। सरकार ने किसी की सुनी नहीं थी। वो लोग कह रहे थे कि हमने 2 महीने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया था तोड़ने के लिए, इसलिए आप लोगों को सामान नहीं निकाला। लेकिन हम कह रहे थे कि हमारा सामान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा जमीन इम्पोर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि हमारा सामान चाहिए, हमें अपना जमीन चाहिए। हम जमीन चाहिए। 14 जुलाई 2021 में अगर टूटना चालू हुआ था और ये 8 अगस्त तक टूटा था। 8 अगस्त तक टूटा था, जिसमें हमें बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। हम बच्चे पढ़ने वाले लिखने वाले हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ईंट साफ करके हमें मजदूरी भी करनी पड़ेगी। हमारे माँ बाप इतने मेहनत से हमारे लिए कमा के हमारी लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार ने घर तोड़ के हमारी लाइफ को बनाने की जगह पूरी चौपट हो गई। हम लगभग कितने साल पीछे आ गए हमें खुद नहीं पता। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। डंडे से मार के लोगों को घायल किया गया, किसी के माँ मर गई, किसी के बाप मर गए। लेकिन जो बच्चे अनाथ हो गए उनका क्या, वो लोग तो अनाथ ही हो गए। हमारे पास माँ बाप है, लेकिन हमें माँ बाप है लेकिन जिनमें नहीं है उनसे पूछो कि इनका क्या हो रहा है उनके साथ। हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। हमारा खोरीगांव बहुत अच्छा था और हम चाहते हैं हमें फिर से मिले। लोगों ने कहा था पुनर्वास के लिए, पुनर्वास में नहीं चाहिए। डब्बू ऐसा जगह है जहाँ रहने लायक जगह बिल्कुल अच्छा नहीं है और इतने गंदे काम होते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं है। और हम लोग नहीं चाहते हमें जमीन ना मिले। वहां पे रहना है, दूर स्कूल कुछ भी हमें पॉसिबल है। हमें तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल सोचना पड़ेगा। हम नहीं चाहते वहां पे रहना, हमें खोरीगांव में ही चाहिए। हम अपना हक लेके रहेंगे किसी तरह, हमें बस न्याय चाहिए। हम कैसे भी हमें मिले, बस हमें न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस जो भी हम चाहते हैं न्याय के लिए करेंगे। हम सांस चलते चलते तक मर जाएंगे, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे।
हम अपने खोरी गांव में ही रहेंगे। हमने जुग्गी डाल के भी रहे हैं, हम 5-6 बार खोरी गांव में पेड़ तोड़ा गया। एक बार नहीं, जुग्गी डाल के हम 5-6 बार रहे, हर बार तोड़ा गया। हमने धूप में भी रह के हमने संघर्ष किया है। हम लोग 4 दिन आंधी तूफान से जूझते रहे, कोई पूछने तक नहीं आया कि आप लोग कैसे हो कैसे नहीं है। वो लोग क्या, हम लोग ने जमीन खरीदी थी, फ्री में नहीं ली थी, भूमाफियाओं ने हमें बेची थी। हमें नहीं पता था ये जमीन अवैध है, और हम नहीं चाहते हमारा जमीन अवैध है। हमें पता होता तो हम लेते भी नहीं और नहीं हम कुछ करते। इसलिए हमें नहीं पता था कि ये दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे है। आज तक ये निश्चित नहीं हुआ कि हरियाणा में है कि दिल्ली में है। बहुत लोग कहते हैं कि ये हरियाणा में है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हरियाणा में हो तो हमें जमीन दो। हमने फ्री में नहीं ली थी, हमने खरीदी थी उसे, हमने मेहनत किया था। हमारे पापा हमें गांव की जमीन को बेच के हमारे पापा हमने बनाया था उसे। हमने डंडे भी खाए, हमारा अपना सामान, बहुत सामान निकल गया उसे, लेकिन बहुत सामान दब गए। बहुत हो गए। हमारी इधर एक आंटी है, उनका बच्चा भी रह गया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैंने जाकर पुलिस वाले अंकल से बहुत बात की थी, उन्होंने रोया भी थे, लेकिन कोई सुनने के तैयार नहीं था। लेकिन लास्ट में पुलिस वाले अंकल हमें भगा थे। मेरी मम्मी मुझे खींच के ले गई थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं सुनी। मैं अपने जंगल के रास्ते से दूसरी ओर आई, लेकिन फिर भी पापा मम्मी मुझे खोजते रहे। लास्ट में मुझे मम्मी पापा ने डांट भी लगाई कि लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मेरे एक भैया है, उन्होंने मुझे वहां से लेके गए थे, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ। लास्ट तक मैंने फिर सोचा अब तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगी इसके लिए। मम्मी पापा क्या, वो तो हार मानेंगे नहीं, और नहीं मैं मारूंगी। मैं तो हमेशा लड़ती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पढ़ाई चौपट हुई है करनी, हम पढ़ाई करेंगे। 2 घंटे तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम पढ़ लेंगे 2 घंटे में। लेकिन जो भी समय है हम उसको अपना पूरे गाँव में लेके रहेंगे। हमें नहीं चाहिए कोई दूसरी जगह। हमें ज्यादा नहीं, 25-30 गज भी दे दो, हमें पूरे गाँव में दे दो। हमें वहाँ कोई फ्री में नहीं मिल रहा डब्बा में। 1950 रुपये हमसे महीने में लिया जा रहा है, 10,000 रुपये लिया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप एक और डाउन पेमेंट करोगे 3 लाख कुछ रुपये ले रहे हैं। हमें सिर्फ किस्त में अगर हम देंगे तो ब्याज भी दे रहे हैं हमसे, कोई फ्री में देंगे नहीं। और 200 लीटर की टंकी लाएंगे, उसमें क्या हमारा दिन कट जाएगा? एक दिन में 200 लीटर पानी गिराते हैं लोग। गर्मी में और ठंडी में पानी तो गिरता ही गिरता है, और बिजली की कोई वो नहीं है वहाँ पे। इसीलिए हमारा खोरीगांव था, बहुत अच्छा था। हम वहाँ पे किसी भी तरह सेटलमेंट थे, बहुत अच्छी तरह सेटलमेंट थे। हमें वही चाहिए। हम नहीं कह रहे कि हम डब्बा चाहिए, डब्बा बहुत संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। हमें नहीं चाहिए वहाँ पे, बस हम कुछ नहीं चाहते। थैंक यू सो मच पायल जी। एंड यहाँ हमारे कुछ डाउट्स आते हैं, क्या हम पूछ सकते हैं? जैसे कि आपने ये सारी चीजें शेयर की, जैसे कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस दिया, तो क्या नोटिस देने के बाद उन्होंने हमें इन्फॉर्म अच्छे से किया था कि आप जल्दी घर खाली कर लीजिए, घर टूटने वाला है आप सबका? इन्फॉर्म उन्होंने अच्छे से नहीं किया था। 2 महीने लोग कहते हैं कि 2 महीने, 2 महीने नहीं हुआ था, वो कम से कम 10 ही दिन हुआ था। लोग सोच रहे थे कि ऐसा है, बस ऐसी है, उधर भी टूटे, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे हमारा घर टूटे। हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं था, नहीं सोचा था। हमने सपने में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा घर टूटा, हमारे पर डंडे लगे, हमने बच्चों की मजदूरी की, ये वो। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नोटिस हमें मिलेगा या कुछ। क्या खोरीगांव या का वेद था, और जगह भी तो वेद है, उन्हें भी तो होटल है, हमारे बड़े बड़े हाउस है, फार्म हाउस है, ये सब भी तो है। वो क्या टोल टैक्स है, फिर वो घुसने के अभी तक बचा रखे अपने। हमें भी सोच रहे हैं, हम गरीब है, वो अमीर है, इतना अंतर नहीं होता है किसी में। उनका भी खून लाल है, हमारा खून लाल है, वो भी खाना वही खाते हैं, हम भी वही खाना खाते हैं। ये तो है नहीं कि वो कुछ और खाते हैं, हम कुछ और खाते हैं। उनका खून सफेद हो, हमारा लाल हो, सब कुछ सेम है ना जी। बस हमारे साथ अन्याय। जैसा कि हम भी देख रहे हैं, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है, और वहाँ बीच बीच में बहुत से फार्म हाउस हैं, और उन्हें कुछ नहीं किया गया, हमारे गरीबों के घर तोड़े गए। और जैसा कि दूसरा ये है प्रश्न हमारा कि वहाँ पे 10,000 से ज्यादा घर थे। अब ये है, इतने सारे घर बन गए हैं, तो सरकार को क्या पता नहीं चला होगा? और जैसे कि हमने, जैसा आपने बताया कि हमने कोई फ्री में नहीं लिया था, हमने उसके पैसे दिए थे, और वो भूमाफिया निकल गए, और वो सब अभी शायद गायब हो गए। तो ये 1 साल हो गया उन लोग को मिले हुए, तक वो लोग मिले नहीं है। मिले और वो 10,000 से ज्यादा ही करता है, और हर घर में इतना तो है कि 4 लोग रहते ही थे, और किसी में 10 भी थे, किसी में 9 थे। वहाँ हर राज्य के लोग रहते थे, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हर जगह के लोग। 29 स्टेट से, 29 स्टेट के राज्य वहाँ लोग रहते थे।
वहाँ कभी नहीं लगा कि यहाँ पे अलग अलग भेदभाव है, तो भेदभाव ऐसे है, ये हिंदू है मुस्लिम है, ऐसा कभी नहीं लगा। सब एक साथ रह के त्योहार मनाया करते थे। बहुत लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग रंग नहीं लगाते, लेकिन हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं था। मुसलमान लोग दिवाली, होली और हम लोग ईद सब बनाते थे। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हम तो नाश्ते बनाते थे, हमारे साथ मुसलमान लोग भी हमारे साथ रहते थे, ईसाई लोग, गुरुद्वारा सब, हमारे वहाँ मंदिर मस्जिद सब था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमारा सुनाओ। वहाँ धर्म भेद नहीं था, वहाँ सब लोग मिलके सब रहते लोग मिलके रहते थे। भाईचारे के साथ। बस हमारे साथ गलत हुआ। गलत हुआ, नया हुआ। और लाइक जो अभी सरकार जो हमारे लिए कर रही है, जैसे आपने बोला डबुआ कॉलोनी, हमारा घर तोड़ने के बाद हमें कोई मुआवजा आई थिंक नहीं दिया, कुछ नहीं, मुआवजा नहीं दिया। नहीं। और हमें उसके बदले डबुआ कॉलोनी देने की कह रहे हैं, जो कि वहाँ का इलाका वो खराब है। कहने को कि सर फिर सामने कह रहे सरकार कि डब्बा करना देगा। 1 साल हो गए, 1 साल तो होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, घर टूटे हुए। कहाँ कुछ दे रहे हैं, बस नाम का डब्बा, फॉर्म पे फॉर्म, फॉर्म पे हम भरवाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसके आगे। जी। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। 14 जुलाई को 1 साल हो जाएगा और 5 दिन रह गए। फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तक कुछ भी नहीं हुआ है। और एक और प्रश्न, जैसे कि यहाँ 10,000 घर थे, तो क्या 10,000 घर के बदले हमें घर मिल रहे हैं, सबको घर मिल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को? नहीं नहीं, कह रहे जिसको डॉक्यूमेंट्स है वही लोग को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी पुराने बहुत, तो बहुतों पे है, बहुतों लोग नहीं बनवा पाए थे अभी तक, तो सबको नहीं मिल पा रहे। क्या उन लोगों को फ्री में जमीन ली थी जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नहीं बनवा पाए? उन लोग तो फ्री, उन लोगों ने मेहनत की थी ना, उन लोग को मिलना चाहिए, सबको अपना हक मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच पायल जी। जिंदाबाद सर। अपना हक लेके रहेंगे। जैसा कि अभी पायल जी ने अपना व्यू, अपना नजरिया शेयर किया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था खोरी गांव में और किस तरह से हुआ। आई नो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत गलत हुआ। अब हमारे दूसरे खोरी गांव के युवा आ रहे हैं, अंकित पांडे, प्लीज कम। अंकित बोलने के पहले थोड़ा सा अंग्रेजी में। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद। खोरी गांव अंकित, एक जिंदाबाद, अपना हक। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत पांडे है। अनिकेत, मैं खोरी गांव में रहता था। 1 मिनट रुकना। मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ और अभी साथ साथ प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ। Before Aniket starts, I'll just very briefly give the summary of what Payal spoke about. Payal has highlighted very crucially that just one second. Payal has very strongly highlighted the need to give rehabilitation within the Khori village itself. She has highlighted that it is not what the government calls encroachment is actually the houses were bought by their families many years earlier, and now the government calls it encroachment, while it gives a free hand to the big commercial sites in the very vicinity. And Payal spoke about the struggle that they did over the past 1 year to maintain housing, to maintain the fact that they need rehabilitation within the Khori village itself. And I would now invite Aniket to take the discussion further and tell us more about the issue. जैसा कि पायल जी ने बताया अभी, खोरी में कैसा था माहौल, कैसे लोग रहते थे। खोरी अगर आप कहें तो मतलब खोरी गांव, बहुत सब बोला गया था खोरी गांव के लिए। खोरी गांव को क्यों जाना गया? क्योंकि हमारे पास कोई मतलब खोरी गांव के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, खोरी गांव के वासियों के पास उनकी जमीन का, कि वो जमीन उनकी थी। खोरी गांव खोरीगांव के वासियों के पास जमीन के कागजात नहीं थे उनके पास, इसलिए उनको उजाड़ा गया। कहा जाता था कि पहले से केस चल रहे हैं इस पे, लेकिन केस में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता था।
कहा जाता है सरकार ने बोला था ऑर्डर आया था 10,000 मकान तोड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे, 10,000 से ज्यादा घर थे यहाँ पे खोरी गांव में, और सबको तोड़ दिया गया। मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं दिया गया, पुनर्वास के नाम पे डबुआ कॉलोनी में बस बोला गया कि डबुआ कॉलोनी में फ्लैट मिलेंगे। अभी तक 1 साल हो गया है, कहीं कुछ नहीं दिया गया। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं जब खोरी गांव 7 जुलाई को शाम को ऑर्डर आता है कि आपका घर 7 जून को ऑर्डर आता है कि आपका खोरी गांव को सब तोड़ दिया जाए, और शाम को हम लोग को मतलब न्यूज मिलती है कि खोरी गांव पे ऑर्डर आया कि खोरी गांव को खाली किया जाएगा। 6 हफ्ते का समय हमें दिया गया था घर खाली करने के लिए, लेकिन बहुत बार मतलब थोड़े थोड़े हिस्सों में, कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ हल्की हुई थी, लेकिन वो तब होती थी जब सूरजकुंड मेला लगता था। किस लिए? ताकि वहां पे पार्किंग के लिए कुछ जगह बनाई जाए, इसलिए। और उसके अलावा तो हम लोग को ये लगा कि अभी भी उसी लिए सफाई की जाएगी, अभी भी उसी के लिए तोड़फोड़ की जाएगी, और उसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। लोगों को आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी कॉलोनी टूटेगी। फिर आफ्टर ऑल बाद में जब 6 हफ्ते हो गए, 14 जुलाई को पुलिस आती है अपने पूरा फोर्स लेके, पुलिस फोर्स बुलडोजर, और मकान तोड़ना शुरू करती है। वो भी उस साइड से जिस साइड में वो लोग पहले तोड़फोड़ कर चुके थे। हमें लगता था कि अभी भी 2-3 घर तोड़ेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। फिर हम वहां पे रहने लगे। मेरे घर वाले गांव में थे, मैं अकेला था यहाँ पे, और अकेले मतलब सामान वामान निकालना बहुत ही मुश्किल हुआ। दोस्तों के साथ मिलकर हमने अपना घर खाली किया मैंने, और आने जाने में परेशानी होती थी, सामान कहाँ ले जाएं, मकान किराए पे लेना, अचानक किराए पे मकान नहीं मिलता था, लोग परेशान थे। जो किराएदार, जो मतलब मकान मालिक, जो किराया 2,000 से भी कम रेंट जिसका था, उसका 5,000 के ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि अभी लोगों को जरूरत थी। साथ ही साथ हम लोग जो बच्चे, युवा जो थे, अभी पढ़ाई करते थे, उनको ऐसी प्रॉब्लम में मतलब घर टूटने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आई कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के उनको अब जॉब करना पड़ रहा है। मैं खुद अपनी मतलब अभी मैं सोचता था कि मैं अभी पढ़ाई करूंगा, साथ ही साथ कुछ और मतलब कुछ बनने का सपना था, वो सपना टूट चुका है, क्योंकि हम इतने पीछे जा चुके हैं कि मतलब जो हम कुछ करने की उम्मीद थी वो बिल्कुल नहीं है। अब उम्मीद हो भी कैसे जब हमारा मतलब कहते हैं शरीर का अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो शरीर बिल्कुल बेजान हो जाती है, एक जिंदा लाश होती है। इस तरह के अभी हमारी हालत हो चुकी है, क्योंकि जो अपना घर होता है, अपने घर में हम कुछ भी सोचते हैं, सपना अगर रखते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम किराए पे रहते हैं। किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक रूम में परिवार नहीं रह पाता, 2 रूम ले रखे हैं, 2 रूम में भी रहते हैं, कैसे रहते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। सामान रखे उसमें हम अच्छे से रह भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। मकान मालिक आते हैं, बोल के जाते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत रहो, इतने लोग क्यों आ रहे हैं आपके घर में। और इस पढ़ाई वढ़ाई पे बहुत दिक्कत हो गई, पढ़ाई हम नहीं कर पा रहे थे। जब इन्होंने खोरी गांव तोड़ा था, उस समय हमारे एग्जाम चले थे ऑनलाइन, और जब खोरी गांव तोड़ने से पहले इन लोगों ने नेटवर्क पूरा बंद, चैम्बर क्या कर रखा था, एकदम बंद हो गया था, पूरा नेटवर्क नहीं चलता था, ऑनलाइन क्लास नहीं थे ऊपर थी, लाइट बिजली काट दिया गया था, पानी बंद कर दिया गया था, ना पानी मिलता था, ना बिजली आती थी, फोन चार्ज नहीं होते थे। फोन हम लोग जाते थे 1-1 किलोमीटर दूर जाके फोन चार्ज करते थे, वहां से जाके अपना ऑनलाइन पेपर दिया हम लोगों ने। शाम को आते थे, मतलब पेपर ऊपर दे के आते थे, उसके बाद फिर शाम को आते थे, फिर वही अपना सामान खाली करते रहते थे। फिर उसमें फिर शाम को एक और पेपर, मतलब बाहर जाके हमें एग्जाम देना पड़ा अपना ऑनलाइन, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे नहीं था खोरी गाँव में, हम लोगों ने काट रखा था, और लाइट कुछ भी नहीं थी। 1 किलोमीटर दूर जाके हमें अपना फोन चार्ज करना पड़ता था। थैंक यू सो मच। हमने जब खोरी गांव टूट गया तो हमने मतलब युवाओं ने मिलके और कुछ साथियों ने
जो हमसे थोड़े बड़े थे, जिनको थोड़ा सा ज्ञान था, जैसे जिनको थोड़ा मतलब जो जानते थे कैसे क्या होगा, क्योंकि हम लोग के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो हमने कभी कुछ देखा नहीं था, तो हमें कोई मतलब ये नहीं था कि कोई बताए कैसे क्या करना चाहिए। फिर कोई आया हमारे पास, उन्होंने बताया, फिर हमारे साथी थे कुछ लोग, खोरी गांव के ही युवा साथी थे, जैसे हमारे 2-3 युवा साथी थे हम, फिर अंकल थे, एक आंटी थी, ये सब हम लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई और हमने उसका नाम टीम साथी दिया। टीम साथी खोरी गांव में बहुत काम की, लोगों का ई पोर्टल में फॉर्म भरवाना, लोगों की मदद करना, लोगों के बीच जाके उनकी उनकी जैसी मदद होती थी। कई बार सामान वामान हटाना होता था, टीम साथी जाती थी, सामान हटाती थी। मैं भी टीम साथी का एक युवा साथी हूँ, मैं भी टीम साथी में भी हूँ, उनके साथ मिलकर मैंने भी काम किया खोरी गांव में। और बोलने का अगर बोला जाए तो बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन याद करने वाली बातें जब याद आती हैं तो बहुत दुख देती हैं, याद नहीं हो पाता। तो जैसा कि आपने बताया डब्बा कॉलोनी के बारे में, हम उसके बारे में जानना चाहूंगा। क्या डब्बा कॉलोनी में सबको फ्लैट प्रोवाइड किए गए अभी तक? जी नहीं, सबको नहीं, सबका फॉर्म भी जैसे अप्रूव कर रहे थे उन लोगों ने, तो अप्रूव भी सबका नहीं किया, क्योंकि सबके पास खोरी गांव का प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खोरी गांव हरियाणा का है, लोगों का प्रूफ है वो दिल्ली का है। इसलिए क्योंकि लोगों ने दिल्ली का प्रूफ इसलिए कर रखा है क्योंकि खोरी गांव के आसपास कोई भी सरकारी स्कूल या कोई भी स्कूल नहीं था हरियाणा गवर्नमेंट का। तो लोग बच्चे पढ़ने दिल्ली में जाते थे, और उनके पास जो दिल्ली में जब जाते थे तो उनको प्रूफ भी चाहिए होता था दिल्ली का। तो उन्होंने दिल्ली के प्रूफ पे अपना प्रूफ बनाया था, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, इन लोगों ने दिल्ली का बना रखा था। जी, तो वो वहाँ का बना कर और बच्चों को पढ़ाई के लिए वहाँ जाते थे। हमारे यहाँ जो खोरी गांव था उसमें सड़कें बनी हुई थी, वो दिल्ली सरकार ने बनवाई थी। लाइट आता था दिल्ली सरकार की आती थी, पानी आता था दिल्ली सरकार के टैंकर आते थे, दिल्ली जल बोर्ड के। जी, और और गवर्नमेंट, आप बोल रहे हैं डब्बा कॉलोनी में सबको नहीं दिया, क्योंकि सबके पास हरियाणा का प्रूफ नहीं था। जिसके पास हरियाणा का प्रूफ था उसको दिया गया डब्बा कॉलोनी में। अभी मिला नहीं है, फॉर्म भर दिया है, एक्सेप्ट हुआ है, उनका अप्रूव हो रखा है। जी, तो मिलने के चांसेस हैं? देखिए मिलने के चांसेस हैं। जी, और एक चीज और जानना चाहूंगा, इनके जो फ्लैट उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं क्या वो रहने लायक हैं? पहले रहने लायक नहीं थे। पहले मैं गया तो नहीं हूँ डब्बा कॉलोनी, लेकिन मैंने फोटोज देखे वहाँ के। अभी कुछ दिनों वहाँ पे सफाई हुई है, वहाँ पे पेंट हो गया। पहले मैं कभी नहीं गया डब्बा कॉलोनी। लोगों ने पहले के फोटो दिखाए मुझे, तो पहले दीवारें टूटी हुई थी, गंदगी बहुत सारी थी, जानवर घूमते थे वहाँ पे। पैर डाल मतलब आप जमीन पे अगर पैर रखोगे तो घुटने तक आपके गंदगी आ जाएगी, इतना वहाँ पे था। पानी भरा हुआ था, लाइट पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मतलब मैंने सुना था, जो लोग वहाँ पे गए थे वो मुझे बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे वहाँ का हाल है। तो वही मैं पूछता था उनसे, वो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ का पानी ऐसे मतलब पैर डालो तो वहाँ पे घुटने तक आपको कीचड़ हो जाएगा, जानवर घूमते रहते थे, बच्चों की मतलब सुविधा नहीं थी। फर्स्ट फ्लोर से अगर आप जाओगे तो रेलिंग नहीं है वहाँ पे, आप कभी गिर सकते हो, ऐसे ऐसा। लेकिन अब कुछ लोग गए थे वहाँ पे, अब बोल रहे हैं कि वहाँ पे सफाई हो गई है, जो टाइल्स मतलब मार्बल्स है, मतलब दीवारें सही हो गए, पेंट हो गया है उसके, बाहर की सफाई हो गई है, जानवर कुछ नहीं घूम रहे अब, और अभी भी सफाई हो रही है, ऐसा लोग बोल रहे थे। क्योंकि मैंने भी वहाँ सुना था कि वहाँ पे सुअर चढ़ते रहते थे, वहाँ पे कोई बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी, जी, वहाँ ये लोग रह नहीं सकते, मतलब ऐसी कॉलोनी। हाँ जी, एज वेल एज मैंने ये सुना है कि जैसे कि आपने अपने में भी बताया कि हमें 2 रूम लेके रहना पड़ रहा है क्योंकि हमारी फैमिली इतनी, हम इस स्पेस से रह रहे थे। देखिए अपना घर होता है ना, बोलते ना अपने घर में कितना भी सामान रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना जब घर होता है तो अपने लोग शौक पूरे करते हैं, सामान लाते हैं। अब कोई सामान बचता जाता है, अपने घर में सामान बचता है, तो सामान ज्यादा होने के कारण अब ज्यादा हम लोगों ने अपने घर में, क्योंकि हमारे घर जमीन ज्यादा थी तो हम लोग का घर बड़ा था, तो हमने सामान भी ज्यादा रखा था अपने यूज के हिसाब से। लेकिन अब दूसरे घर में जाएंगे किराए पे तो सामान कहाँ फेंकेंगे, नहीं ना, तो सामान को भी लेके जाएंगे। तो अब ऐसा रूम है, रूम छोटा सा 8x9 का रूम, 8x8 का रूम, उसमें क्या रखें? अगर बेड रख देते हैं तो हम उसमें बेड रख देते हैं तो हम अच्छे से जा नहीं पाएंगे। जी,
रूम बेड रख के, अगर एक रूम में एक बेड, और हमारे पास अगर 4 बेड है तो हमें 4 रूम करना पड़ता है। और सामान भी अपना, अलमारी है, फ्रिज है, कूलर है, कहाँ रखे आदमी, उन सबको भी कहीं ना कहीं रखना होता है। तो उसके लिए अब सामान अगर रख देंगे तो हम बैठेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, खाना कहाँ बनाएंगे, पानी कहाँ पियेंगे, सोएंगे कहाँ, उसके लिए भी हमें अलग रूम। एक रूम हम लोगों ने मतलब ऐसा रखा सिर्फ वहाँ पर सामान स्टोर करने के लिए जी। और एक रूम है तो उसमें हम रहते हैं, और एक और रूम है उसमें भी हम लोग रहते हैं, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो एक रूम में नहीं हो पाता है। यही क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डब्बा कॉलोनी में जब हमें फ्लैट मिल रहे हैं तो हमें क्या वहाँ पे रूम अच्छे प्रोवाइड हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ मैं भी यही सुन रहा हूँ कि 8 बाय 8 का रूम है, वहाँ अच्छे से फैमिली रह नहीं सकती, क्योंकि हमारी फैमिली होती है 6 मेंबर्स होते हैं। हाँ जी, सही बोले आप, लेकिन मैं गया नहीं हूँ तो मैं नहीं, और 8 बाय 8 का रूम है तो आप भी अपना, आप भी सोचिए, आप भी आप देख सकते हैं, आप भी खोरी गांव के ही हैं, तो आप बताइए, आप अपने घर में रहे थे तो क्या आपका घर 8 बाय 8 का रूम था? नहीं था, था पर, क्योंकि आप एक, अभी आप किराए पे रह रहे हैं, वहां पे 8 बाय 8 का रूम है, आप अपने जब सोचिए कि अभी आप वहां पे अच्छे से रह पा रहे हैं? नहीं रह पा रहे, तो फिर आप कहाँ वहां पे कैसे रह लेंगे? तो अगर 8 बाय 8 का रूम मिल रहा है तो उसमें हम कैसे रह पाएंगे? आपने 6 फैमिली बोली, 6 फैमिली भी चलिए, हाँ 5 फैमिली 6 फैमिली नॉर्मल है, कोरी गांव में सबके आजकल नॉर्मल है, तो कहाँ रह पाएगा उसमें? जैसा कि अभी अनिकेत ने अपना नजरिया शेयर किया डब्बा कॉलोनी को लेके, वहाँ पे लोग कैसे रह पाएंगे, ये वो और भी बहुत सी बातें। तो इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे प्रिया। प्रिया को बुलाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट इशिता टू ट्रांसलेट briefly in English. So Aniket highlighted the hardships that residents faced during demolition. Youth, especially, their education was hampered. Most of them were doing online classes, and because there was no electricity, they found it difficult to charge their phones. He also talked about the VEX rehabilitation process. Most of the residents find themselves ineligible because they do not have the documents as per the rehabilitation policy criteria. He also discussed the issues connected to renting post-demolition. Most of the rental properties are smalls, and after a demolition, when most residents have very less income, they are not able to afford bigger houses. As Koregaon families were at least 6 to 8 members, they found it very difficult to adjust in the small rooms. Most of them could not take the furniture and other belongings, that whatever they could salvage post demolition. Aniket also highlighted the work of Yuva Sathis during the rehabilitation online process. The young members came together who are also part of Team Sathi and helped the residents identified what all forms, what all documents can be attached to the rehabilitation performer online. I think Aniket did a good job to talk about post-demolition issues as well as the rehabilitation process, which is still going on. जैसा कि अभी अनिकेत ने अपना व्यू शेयर किया, इसके बाद हम बात करेंगे अमन की पहल की। और ये जब पहल हुई थी, जब कोरोना वायरस चल रहा था, हमारा घर तोड़ दिया गया, उसके बाद हमारे खोरी गांव के कुछ युवाओं ने, जिन्हें जो प्रॉब्लम हो रही थी कोरोना वायरस के कारण, जैसा कि इन्होंने बताया उस समय आंधी तूफान चल रहा था, बट स्टिल हमारा घर तोड़ते गए। तो उस समय हमारे युवाओं ने, खोरी गांव के कुछ युवाओं ने जाके वहाँ के लोगों की, निवासियों की बहुत ज्यादा मदद की। उसमें ही अमन की पहल, उसका नाम रखा गया अमन की पहल। एंड आपसे एक और विनती की जा रही है कि जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, संपर्क कीजिए, साथ दीजिए, संपर्क कीजिए।
blog.khoregaon.in ईमेल हमारा ये है। आप हमसे जुड़िए। हमारे चैनल है खोरीगांव से, जहां हम अपनी ये स्टोरी बताते हैं, क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए सबसे पहले। तो जितना जल्दी आप हमसे जुड़ोगे उतना जल्दी हमें हमारा न्याय होगा, हमें हमारा हक मिलेगा। बोला मैं लक्ष्मी डेरा गई थी और वहाँ की परिस्थितियों को हमने देखा। वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा सर्वे किए थे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पे कितनों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और फिर हम लोगों ने मास्क उन तक पहुँचाया और एक पर्चा दिए थे जिसमें कोरोना से बचने का उपचार था। मैं गदाखोर कॉलोनी में गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत लोगों को वैक्सीन लगी है, बहुतों को नहीं लगी है। तो आप लोग जाइए, वैक्सीन जरूर लगाइए। जिन्होंने लगवा लिया बहुत अच्छी बात है, वो औरों को भी बोलें कि वैक्सीन जाके लगवाएं। हमने ये भी बोला उनसे। और जो हमने पर्चे दिए थे उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि आप कैसे बचाव कर सकते हैं। और मास्क लगाने के लिए हमने उनसे बोला कि मास्क लगाइए, बाहर जाइए तो कैसे रखिए, हाथ मुँह मतलब जब हाथ सैनिटाइज करिए, हाथ बिना सैनिटाइज के बिना हाथ धोए, आँख मुँह नाक कान ना छुए। ऐसे मतलब हम लोगों ने उनको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए थे। मैं वीपी सिंह कैंप गया था, लोगों से बातचीत किया, लोगों से पूछा, मतलब लोगों के अंदर कोई भी अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में कि क्या चल रहा है। उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो लोगों को बताया गया। उनको ये नहीं पता था कि मतलब वैक्सीन लगवाना किसको है। काफी कह रहे थे कि हमारे 16 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो उन्हें हमने ये भी बताया कि 15 से लेकर के 18 तक के भी वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे एक तो उनका सोच करने की जगह नहीं, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बना नहीं है, वो खुले में ही सोच करते हैं। और बाकी प्रॉब्लम पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पे। ओखला झुग्गियों के पास मास्क पहुँचाने का काम किया था। मास्क पहुँचाने के साथ साथ मैंने वहाँ पर देखा कि लोग बहुत ज़्यादा अनजान है कोरोना के लेकर के। उसके बारे में गाइडलाइंस क्या है हमने समझाया उनको, और उनको समझाने के बाद में वहाँ पर लोगों के पास में सुख सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है। जैसे कि वैक्सीन को लेकर के हम देख ले तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाया। मेरे ख्याल से वहाँ पर अभी की डेट में 40% लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं लगवाए हैं वैक्सीन, एक भी नहीं। और लगभग जितने भी लोग हैं उन्होंने एक एक वैक्सीन लगवा रखे हैं। तो वैक्सीन भी नहीं पहुंच रहा है, ना डॉक्टर की कोई सुविधा पहुंच रही है। वहीं पास में एक क्लिनिक भी है, मोहल्ला क्लिनिक, उसमें भी अभी कभी खुलता है कभी नहीं खुल रहा है। तो वहाँ से जब पूछे कि इस वैक्सीन इसमें तो लग सकता है वैक्सीन आपका, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर तो कैंप ही नहीं लगता। एक बार कैंप लगा था, उसके बाद में दोबारा कैंप नहीं लग पाया है। और वहाँ पे जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और आज के डेट में तो देख ही रहे हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल भी नहीं खुल पा रहा है और ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ बगल में बहुत गंदी नाली है, जा रहा है, नाली के ऊपर ही लोग रह रहे हैं। हमने पाया कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर थी। सरकार को चाहिए थी कि गरीब तबके की जितनी भी बस्तियां हैं वहाँ तक अपनी सुविधाएं पहुँचाएं। जैसा कि आपने अभी देखा, अमन की पहल, हमने किस तरह से उस समय लोगों को अवेयर किया, मास्क बांटे, खाना दिलाइए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी प्रिया, ये बताएंगी, ये भी खोरीगांव की निवासी है, एक युवा है, ये अपना व्यू देंगी। खोरीगांव जिंदाबाद, अपना हक लेते रहेंगे। मेरा नाम प्रिया है, मैं 12th क्लास में हूँ। खोरीगांव कैसे उजड़ा?
गांव में हम 15 साल से रहते थे, मतलब ऐसा कभी नहीं सोचे थे जब खोरीगांव टूट जाएगा। खोरीगांव 8 जून का नोटिस आया था, 8 जून को नोटिस आया था 5 बजे, और कहा गया था 6 हफ्ते में आपको ये घर खाली करना है। फिर भी हमें मतलब विश्वास नहीं होता था कि टूट जाएगा खोरीगांव का, कि खोरीगांव बहुत बड़ा एरिया था और उसमें मतलब बहुत घर भी थे, और वहां पे हमारा भी 15 साल से घर था, पर मतलब कभी ये नहीं लगता था कि खोरीगांव टूट जाएगा। जब मतलब 14 जुलाई को खोरीगांव टूटने के लिए बुलडोजर आए तो मतलब पता चला कि भाई थोड़ा बहुत टूटेगा, पूरा मतलब नहीं होगा डिमोलिशन, पर पूरा खोरीगांव टूट गया 8 अगस्त तक। ये लगातार डिमोलिशन होते रहे और अभी भी वहां पे हो ही रहे हैं, मतलब बीच बीच में। पुनर्वास ये नहीं होता है डबुआ, पुनर्वास हमारे खोरीगांव में भी हमारा हो सकता है। ये नहीं कहते हैं कि जितनी जमीन है उतनी दी, छोटी भी जमीन हमें दे दे, बट हमारा पुनर्वास खोरीगांव में करे। हमने 10 दिन राधा स्वामी में मतलब मदद की लोगों को ये भी नहीं बताया कि मतलब हमने ई पोर्टल में फॉर्म भरा है तो उसमें नाम आया नहीं आया, कैसे भरा था, किस फॉर्म से भरा था, लोगों को ये भी नहीं पता है। उन लोगों को हम लोग ने बताया टीम साथी में, तो उन लोगों को फिर पता चला कि हमारा नाम आया है डबुआ के लिए। फिर उनने भी फॉर्म भरा है, पर उनको ये नहीं पता है कि मतलब डबुआ में अब होगा क्या। 1009 की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उनका नाम अब आया था तो उनके मतलब फॉर्म भराया है, अब क्या होगा वो भी हम भी नहीं जानते। पर 1 साल होने के लिए जा रहा है, अभी तक हमारा कुछ पुनर्वास नहीं होगा। और लड़कियों के ऊपर तो मतलब खोरीगांव टूटने से बहुत असर आया। मेरा घर जब टूटा था तो मैं 11th क्लास का एग्जाम दे रही थी। एग्जाम देने में इतना दिक्कत हुआ, कोरोना काल था। कोरोना काल में तो घर परिवार बहुत दिक्कत, फैमिली भी बड़ी, खाने के लिए भी पैसा नहीं, हर तरफ से दिक्कत। और घर में मेरी भाभी थी, वो प्रेग्नेंट थी, इतना दिक्कत हुआ मतलब कुछ कहने का नहीं। जब घर टूटा तो उनको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ, उनको यहाँ से मतलब कहीं जाने में भी दिक्कत, किराए पे कोई घर ना दे, घर भी दे तो जहाँ 2000 का रूम वो 5000, 6000, 10,000 ऐसे। और फैमिली भी छोटी नहीं है, फैमिली भी हम 8-9 लोग हैं, तो एक रूम में तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम इसके कारण हमें 3 रूम लेना पड़ा, और सामान भी इसके कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमें इतना उम्मीद ही नहीं था कि हमारे घर तक ये टूट सकता है। हमारा घर मतलब दिल्ली और हरियाणा की सीमा पे था, इसीलिए हमें कभी नहीं लगता था कि मतलब ये टूटेगा, पर ये टूट गया। हमारा आशा तो बहुत मतलब सरकार ने तोड़ा, पर ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है। 1 साल होने के लिए जा रहा है, अभी तक खोरीगांव के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ खोरीगांव के लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब मेरे घर में मेरे पापा भी मतलब जॉब नहीं करते थे, मम्मी भी नहीं करती थी, भाई थे दोनों, भाई भी नहीं, पढ़ने वाले हम सब सारे थे बच्चे। मेरे भाई भी पढ़ने वाले थे, मैं भी थी। अब मम्मी पापा इतने पीछे चले गए कि हमें वो पढ़ा भी नहीं सकते, हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे ना। उस टाइम तो ऐसा हो गया था हमें खाना भी नहीं मिलता था, हम ना कुछ कर पाते थे, क्योंकि कमाई भी नहीं थी घर में, और घर भी हमारा उजाड़ दिया गया, इसके कारण हम कुछ कर भी नहीं पाए। और मेरी मम्मी तो मतलब फिर बहुत वो भी उसके कारण मतलब घर टूटने के कारण पूरा घर का व्यवस्था बिगड़ गया। इसके कारण मेरे पापा भी बहुत दिन, घर टूटने के कारण मेरे पापा बहुत बीमार रहे, इतना उनको दिक्कत हो गया। उनको अब ये लगता था कि मतलब हमारे जीना कोई मतलब जीना कोई काम का ही नहीं है, हम तो मर जाए इससे अच्छा हुआ है, क्योंकि जब हमारा घर ही नहीं रहा तो हम जी के करेंगे क्या। इसीलिए जो भी हुआ खोरीगांव के लिए तो बहुत गलत हुआ है, इसका न्याय हम लेके रहेंगे, और सरकार को सरकार तक ये बात पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद प्रिया। मैं एक बार प्रिया से कुछ सवाल पूछने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम ये पहली बार बोल रहे हैं कैमरे के सामने आके, हम जो भी युवा हैं तो थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट हो जाती है, सही से बोल नहीं पा रहे। एंड अब प्रिया जी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ना कि जैसा कि आप कह रहे हैं हमें 6 वीक्स का टाइम दिया गया नोटिस देने के बाद कि 6 वीक्स को मिले, तो वो हमें प्रोवाइड की
वो हमें बताया नहीं गया था कि तुम्हारा मतलब शिफ्ट है, बस ये नोटिस चिपका कर चले गए थे 8 तारीख को कि भाई अपना घर मकान खाली करो, ये इस पे नोटिस आ चुका है टूटने का। ये हमें पता नहीं था कि मतलब ये और जब 14 जुलाई को वो तोड़ने के लिए बिल्डोजर लेके आ गए तब भी हमें ये नहीं था कि मतलब ये तोड़ेंगे, था कि मतलब एक मतलब 1500 घर तोड़ देंगे चले जाएंगे। उसके बाद भी 10,000 घर टूटने का नोटिस आया, फिर भी पूरा खोरी गांव उजाड़ दिया गया। पूरे खोरी गांव में मतलब कुछ नहीं तो 40-50 हजार घर थे, उसके बाद भी वो उजाड़ दिया गया। इतना लगातार वहां पे 1 महीना बिल्डोजर चलता रहा। लोगों पे असर भी बहुत आया, कितने लोग की वहां पे हत्या भी हो गई, कितने लोग वहां सुसाइड करके मर गए घर के कारण। अभी तक वहां पे लोग मर रहे हैं, कितने लोग का वहां पे ठेला टूट गया, किसी के पेरेंट्स खत्म हो गए, किसी के बच्चे कुछ हो गए। मतलब अभी तक वहां पे दिक्कत ही हो रही है और अभी तक वहां पे बिल्डोजर लगातार चल रहा है। हाँ, तो जैसे कि प्रिया जी आपने बताया वहाँ पे कुछ लोगों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर लिया, तो सरकार ने इसके लिए कुछ किया? सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया अभी तक तो, और ना उन लोगों की बात कहीं तक पहुंच पाई। बस वो लोग यहीं मरे, यहीं जो हुआ हुआ, मतलब उनकी बात कहीं तक नहीं पहुंच पाई, ना उनका कुछ व्यवस्था हुआ। उनकी जो पेरेंट्स है उनका भी कुछ नहीं हुआ, उनके बच्चे जो है उनके लिए भी कुछ अभी तक सुविधा नहीं हो पाई। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं उनके गार्जियन भी कोई नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है, और उसके बाद भी उनका घर मतलब टूट गया, उसके लिए भी अभी तक कोई सुविधा नहीं है। अब मतलब उनका प्रूफ भी ये नहीं कि भाई दिल्ली का है, जो दिल्ली जब हरियाणा वाले को मतलब मिल रहा है तो दिल्ली वाले को भी होना चाहिए कुछ। सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया अभी तक तो सरकार ने कुछ नहीं किया दिल्ली वाले के लिए। हरियाणा वाले को ही मिल जाए तो वो भी चलो, कुछ लोग को तो मिल जाए, जितना हरियाणा का उन लोग को भी मिल जाए बहुत है हमारे लिए। जैसा कि आप बता रहे हो प्रिया जी, आप घर में जो भी है लड़कियों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, साथ साथ में लड़कों के भी, क्योंकि वहाँ पे लाइट पानी सब बंद कर दिया गया। लड़कियों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा काहे कि लड़कियों पे अत्याचार भी वहाँ पे बहुत किए गए, गुंडे भी आते थे, मतलब बहुत तरह के लड़के आते थे, मतलब बेकार भी आते थे, अच्छे भी थे, मतलब लड़कियों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा लड़के से ज्यादा। जैसा कि बता रहे हैं एग्जाम आप नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे नेट कनेक्शन कट कर दिया गया था। हाँ। तो ये सरकार ने किया था, लाइट पानी ये सब बंद कर दिया था। हाँ, ये सरकार ने ही तो बहुत अत्याचार किया जी। बच्चों की भविष्य खराब करवा, घर तोड़वाया वो एक अलग बात है, घर तोड़ा वो भी मतलब एक तो बहुत दुख की बात है हमारे लिए, ताकि हम मतलब हमारे पेरेंट्स 10,000 कमाते थे, उसमें 4,000 जोड़ जोड़ के हम कम खाते थे, पर लगता था कि एक घर ले ले छोटा से तो हम अपना अच्छा गुजारा करेंगे। फिर भी वो सरकार नहीं देखी, फिर भी हमारा घर तोड़ दिए गए। फिर भी चलो अब टूट गया तो हमारा पुनर्वास तो होना चाहिए खोरी गांव में ही। तो पुनर्वास के लिए आप मांग कर रहे हो सरकार से? हाँ, जितना जमीन था उतना ना दे, मतलब उससे कुछ कमी दे दे, पर हमारा पुनर्वास दिल्ली वाले का वही कर दे, और हरियाणा वाले की जो है जिनका प्रूफ नहीं है भाई, तो उनका भी तो होना चाहिए कि जैसे हम हमारी फैमिली वैसे उनकी फैमिली है। एक और क्वेश्चन है प्रिया जी, जैसा कि सरकार कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू तोड़ा गया है, क्या वो यहाँ पे दोबारा पेड़ लगाएंगे? हमारा घर तोड़ा गया है, यहाँ पे पेड़ नहीं लगाएंगे। ये जो बड़े बड़े कहीं के होंगे लोग, उस ये बिजनेसमैन जो होंगे वो यहाँ पे फिर बनाएंगे और फिर अपना बिजनेस करेंगे। बस जो गरीब लोग थे उनकी कहीं तक आवाज पहुंच नहीं पाई। 8 जून को नोटिस आया था, 14 तारीख से टूटना स्टार्ट हुआ, आया था 14, 1 महीना हमारे पास टाइम था, फिर भी मतलब ये बात कहीं तक पहुंच नहीं पाई। लगातार वहाँ पे मीडिया वाले आते थे, फिर भी ये बात हमने कहीं नहीं सुनी, कहीं भी नहीं कि हाँ ये बात वहाँ चल रही है। खोरी गांव, जब खोरी गांव टूटने स्टार्ट हुआ तब पता चला कि भाई खोरी गांव भी कोई जगह था और कोई वहाँ पे लोग भी रहते हैं। पहले तो मतलब कुछ पता ही नहीं था, और जब सरकार ने चाहे कोर्ट ने नोटिस दिया था 7 जून को कि भाई खोरी गांव तोड़ दिया जाए, पर पहले तो वहाँ पे आगे सर्वे वो करते कि मतलब वहाँ पे घर कितना है, सर्वे करते घर में घर कितना है, फिर उसकी फैमिली कितनी है, एक घर में कितनी फैमिली है। हमारा ही 2 मंजिल का घर था, उसमें हम 8 लोग रहते थे। अब 2 मंजिल के घर में 8 लोग रहेंगे तो हमारे वहाँ 50,000 किराया लगेगा। कमाई 10,000 है, 50,000 किराया कहाँ से देंगे? जैसा कि अभी आपने प्रिया जी को सुना, इन्होंने अपनी बात रखी, सरकार ने इनके साथ ऐसा किया। सो इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे रोहित को, वो भी हमारे एक युवा साथी हैं, वो अपना नजरिया अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। सो प्लीज रोहित।
अनुवाद कर देंगे इशिता? इशिता आप अनुवाद कर देंगे? हाँ हाँ अजीत, मैं थोड़ा सा अनुवाद कर देती हूँ। Supriya had a very powerful, conversation about a lot of things, and she started with the question of why can't rehabilitation be thought about in Koregaon, and I think it's a good question because it is still not been proved that this land is forest land, and it's being still debated in court. So her question is very valid. She highlighted how during demolition it has impact on many other things: health, education, well-being, as well as safety. A space where you do not have a roof and wall becomes a very unsafe space for women. She highlighted that women were mistreated during the demolition. Pregnant women actually faced a lot of problem. The economic hardships stopped many people from actually going into rental properties, and they have continued to stay back, and they have been facing multiple demolitions from the time the main demolition started on July 14th. Priya also highlighted a very important point about no survey being conducted. This is actually written in our constitution that if there is a necessity to demolish a settlement, a survey has to be conducted to understand what is the impact of the demolition. Nobody knows how many families were living there. There is no record of that. So she asked that nobody knows about Koregaon still. So thank you, Priya. इससे पहले हमारे अनिकेत दोस्त कुछ कहना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि टीम साथी ने खोरीगांव में क्या क्या किया। टीम साथी हम लोगों ने बहुत सारे चिट्ठी आंदोलन भी किए, लोगों को सूचनाएं दी, केस कैसे, मतलब केस में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या केस चल रहा है, ये सब हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाए। लोगों को तक कब मिल नहीं सकते हैं क्योंकि वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ लोग बिहार चले गए, जो जहाँ के मतलब 10 लोग किराए पर रूम नहीं ले पाए तो गांव चले गए। कुछ लोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल तक, मतलब जो जहाँ था वो वहां चला गया है। उसके बाद अभी और कुछ लोग किराए पे दिल्ली में भी हैं, तो दिल्ली में भी कौन सी जगह पे है ये नहीं पता, लेकिन उनका नंबर हमारे पास है। हमने ई पोर्टल पे फॉर्म भरा था, लोगों के साथ मिलके, अपने टीम साथी ने मिलकर सभी लोगों को ई पोर्टल पे लोगों का फॉर्म भरा था। कुछ हमारे दोस्त थे जिनके पास उनका नंबर था, फिर उनके पास खोरीगांव के और लोगों के पास नंबर था, उनके पास, और मतलब चैन सी बनती गई और सबका नंबर मिलता गया। फिर हम लोगों ने खोरी अपडेट बनाया ग्रुप। उस ग्रुप पे कोर्ट में मतलब क्या चल रहा है, क्या केस हो रहा है, क्या बात हुई, अभी तक क्या फैसला हुआ, क्या मतलब कब सुनेंगे, कब सुनवाई होगी, ये सब जो मतलब जो बात आती है वकील साहब और जज साहब के बीच में जो बातें होती हैं, कौन से वकील ने क्या बोला, ये सारी बातें हम खोरी अपडेट के जरिए सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। खोरी के लोगों को जो खोरी ग्रुप में जिनको हम लोगों ने व्हाट्सएप पे जोड़ रखा है। हमारा काम यह है, और हम चिट्ठी आंदोलन भी करते हैं, मतलब चिट्ठियां लिखते हैं, लोगों की बात लिख के चिट्ठियां पहुंचाते हैं, ऊपर तक चिट्ठियां भेजी जाती है ताकि हमारी बात कोई सुन सके। हम अपनी बात को और आगे, मतलब अपने मुद्दे को दबाना नहीं चाहते हैं, हम मुद्दे को और उठाना चाहते हैं ताकि हमारी मदद की जाए। हमें पीछे मतलब ये ना समझा जाए कि इनको मतलब हटा दिया बस हो गया। जी, हमें न्याय चाहिए, अभी हमारा न्याय नहीं हुआ है। हमें बस दबाने की कोशिश की जा रही है, हम दबे नहीं हैं। हमारी बात को हम चाहते हैं और ऊपर तक जाए, और आप लोग के जरिए भी हम सोचते हैं कि आप लोग, मतलब हमने कभी कैमरे के सामने हम कहीं नहीं बोले, और आज हम आए हैं लाइव ताकि हम आपसे भी मदद ली जा सके, आप भी हमारी कुछ मदद की जाए। आप लोग, हम यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, ब्लॉग है, इंस्टाग्राम पे आईडी है, फेसबुक पे है, आप हमारा ब्लॉग है हमारा जो खोरीगांव.in, आप इस पे ब्लॉग हमारा खोल के चेक कर सकते हैं। उस पे सारी बातें हैं, कब क्या हुआ खोरीगांव में, कैसे क्या हो रहा है, सारी जानकारियां उस पे। हमारे ईमेल है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप ईमेल पे भी जुड़ सकते हैं।
और हम चाहते हैं कि हमारी बात और जाए और लोगों तक पहुंचे, हमारा न्याय हो। लड़ाई अभी बहुत लंबी है। धन्यवाद अंकित पांडे, अपना अपना शेयर किया कि लड़ाई बहुत लंबी है, और हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर संपर्क करें, जिसमें आप देख पाओगे स्टार्टिंग से किस तरह से हमारा घर तोड़ा गया और अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद रोहित, आप प्लीज अपनी बात रखिए। जिंदाबाद। मेरा नाम रोहित है। खौरी गांव जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे। मेरा नाम रोहित है। अभी प्रेजेंट मैं प्राइवेट जॉब में काम करता हूँ, और बस अभी और भी थे उम्मीदें, और भी था कुछ लक्ष्य, लेकिन अभी उसको होल्ड रखा हूँ। पहले इसलिए क्योंकि सदमा सा लग गया है, कुछ ऐसा हुआ है जो कि बता भी सकते हैं और नहीं बता सकते। मैं अपने खोरी गांव के बारे में बोलूं, मैं खोरी गांव का ही हूँ, और जितने पीछे साइड में जितने पोस्टर देख रहे हो, ये पोस्टर हमारी आंखों के सामने सारी घटनाएं हुई है। ये कैसे मकान टूटे गए, अच्छे अच्छे खासे मकान थे, और सरकार की तरफ से ये आए थे कि यहाँ पे झुग्गियां हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई मकान उकान नहीं, झुग्गियां है, इसलिए इसे तोड़ के हटाओ। इसीलिए उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ गए, तो उनका हम अमल करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन किस तरीके से तोड़ना जाना चाहिए एक तरीका होता है, वो तरीका उसने उन्होंने नहीं दिया। बस सीधा नोटिस बोर्ड लगा दिया और हमें कुछ सूचित नहीं किया। एक दिन बस बता दिया कि ये जगह अवैध है, इस पे टूटने का नोटिस आया है, यहाँ से खाली कर दीजिए, बस इतना ही बताया। फिर हमने उसके बाद हमें ये भी नहीं बताया कि खाली करना है, कैसे करोगे, आपको किस जगह शिफ्ट होना है, ऐसा कुछ नहीं बताया। सीधा बोले तुम जाओ, जहाँ भी जाओ, जहाँ से आए थे वहां से जाओ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम नहीं गए, हम वहीं पर है। और एकाएक टूटने का टाइम आ गया, बुलडोजर लेके आ गए, तो तोड़ते हुए चले गए, और हम अफसोस में आ गए, और सारा सामान भी खराब हो गया। रिसेंटली मैंने घर बनाया था अपने मेहनत से, खुद से, लेकिन वो भी नहीं रहा, और मैं अफसोस भी जताया था कि नहीं टूटेंगे, लेकिन टूट गया आखिर में। तो और भी कुछ बातें बहुत ऐसे हैं खोरी गाँव से रिलेटिव, कि जो पुलिस है, उन्होंने हमें जो कहते हैं कि पुलिस एक तरह से हेल्प करते हैं नागरिकों को, वो हमें हेल्प नहीं किया। वो ऐसा जताया कि वही है सब कुछ और हम नहीं है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के लेके और सारा काम वो अपना करता चला गया। हमें ये भी नहीं बताया कि आप ऐसा कदम उठाइए जो कि तुम सुरक्षित हो और तुम्हारा बात कोई और भी आगे सुने। यहाँ तक कि जो मीडिया वाले हैं उनको भी आने के लिए उन्होंने मना कर दिया। ये पुलिस वाला का काम है, नगर निगम, ठीक है, नगर निगम। अब देखो कोई पुलिस वाले भी उसी का काम पालन करेंगे ना, जो उनको ऊपर से ऑर्डर आएंगे, तो ऑर्डर लेने वाला नगर निगम की तरफ से, तो मीडिया वाले को क्यों रोका गया? सबसे बड़ी बात मेरे को इस बात से पूछ लगा, क्योंकि एक मीडिया का जरिया ही तो ये होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कल पता चला है कि घर में कोई आके उसको मार दिया, लेकिन मीडिया वाले वो खबर नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, तो कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे ये घटना हुई। तो यही बात हुई, खोरी गाँव जब टूटने थे तो मीडिया वाले को हर रास्ते से जाम कर दिया, उनको आने नहीं दिया, वहां भी बैरियर लगा दिया पुलिस। तो बताओ हम उसमें क्या करते हैं? हमारी बातें यूट्यूब के थ्रू कैसे भी करके हम वीडियो बनाए, इधर उधर की बातें शेयर किए आपस में, गाँव में जहाँ से हम बिलोंग करते वहाँ बताए। फिर जाके हमने काका जी टीम साथी के सदस्य मिले, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प किया, जो कि आज मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ के मुकाम पे हूँ। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि हमें ये रास्ता दिखाया, यानी कि हम अपने मुद्दों को, अपनी बातों को आगे लेके जा सकें। धन्यवाद रोहित, आपने अपना क्या बताया, खोरी गाँव में क्या क्या कैसे हुआ, और स्पेशली आपने जो पुलिस फोर्स के बारे में बातें बताई, वहाँ पे लोग मर भी जा रहे थे, सुसाइड कर ले रहे थे, तो उनकी बातें मीडिया तक जाने नहीं दे रहे थे। प्लस में जो सुसाइड जो पर्सन किए थे उसे अपनी फैमिली के हवाले भी नहीं किया, वो सीधे लेके चले गए। ये इवेंट भी हमारे सामने ही हुआ था। तो पुलिस वालों ने भी बहुत अत्याचार किया, सुप्रीम कोर्ट से अलग ऑर्डर आ रहे थे, वो हमसे अलग ही बिहेव किए जा रहे थे, वो हमारी सुन भी नहीं रहे थे। आपकी बात एकदम सही। क्या करें? अब यहाँ ये पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे कि कुछ मैंने भी बहुत सुना, मैं तो खुद वहाँ का निवासी, तो जो वहाँ पर्सनल इश्यूज आए, जिस तरह से हमारा घर तोड़ा गया था, जिस दिन हमारा घर तोड़ा गया था उस दिन तो बारिश भी आई थी, है ना, तो उस समय हमने उस चीज कैसे फेस किया, जो भी क्या क्या हमारे इश्यूज आए वो बताइए। पहले बात तो मैं कहूँगा कि जब नोटिस आया खोरी गाँव को तोड़ने के लिए 6 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते के बाद हमें ऐसा लगा कि
अब कोरेगांव नहीं टूटेंगे, क्योंकि मामला बहुत ठंडा हो गया था। और ऊपर से भी हमें मतलब बड़े बड़े लोगों से खबर ये आई कि नहीं टूटेंगे, अब ऐसे ही चलेंगे, सब नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन अचानक जब उस दिन तोड़ने के लिए घर आया, उस दिन बारिश भी था, ठीक है। अब उस दिन बारिश हुआ तो जब लोगों सब कहने लगे कि बुलडोजर लेकर आए, बुलडोजर लेकर आए, तो हम सब, हमारे घर में कोई नहीं था, सब स्कूटी पे जाते हैं, तो हम सब सोचे कि ये रहने तो बेफिजूल की बात हो गई, तो ऐसा बारिश के दिन कौन तोड़ने के लिए आएंगे। लेकिन जब पता चला, जाके देखे तो सच में घर तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अब बताओ, बारिश के दिन भी वो नहीं माने, तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब बारिश के दिन भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ही बारिश पड़ता रहा, फिर तोड़ता रहा। तो अब ये एक, जहां तक मैं मानना है, नगर निगम वाले को तो पहले फर्स्ट काम क्या होता है, नागरिकता, यानी नागरिकता का पहले ही हिफाजत करना है। तो कम से कम बारिश वाले दिन तो तोड़ नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये भी लगा मुझे, बारिश वाले दिन घर को, मकान को उजाड़ना, तुम्हें बाहर सामान रखने के लिए बोलना, कैसा लगेगा। अब वो भी बारिश हो रही है, अब बुलडोजर वाला क्या, वो तो बुलडोजर के अंदर बैठे बैठे तोड़ रहे। पुलिस वाले हेलमेट लगा रखे, पता नहीं क्या क्या, ऐसा लग रहा है कि इस जंग के लिए, युद्ध के लिए आया है। वो मैं इस सब को नहीं मानता, मेरे को बहुत दुख लगा। सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया, बारिश वाले दिन भी हमारा घर तोड़ा गया। और जैसे कि वहाँ के लोगों के बारे में भी जानना चाहूंगा मैं, कि लोग एक दूसरे को कैसे हेल्प किया, और वहाँ की नागरिकता कैसी थी, हमारी आपसदारी की नागरिकता तो ऐसे कहूंगा मैं, यानी सेलिब्रेट, ठीक है, कोई सा भी त्योहार हो, कहते हैं कि जो त्योहार तुम्हारा है, तुम अपना त्योहार द्वार में अपने अपने घर पे, यानी अपने अपने मतलब से, अपने अपने बिजनेस से मतलब से रखते हैं। लेकिन कोरेगांव में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे पड़ोसी जो होते हैं बहुत हेल्प थे, ठीक है, यानी एक दूसरे के हेल्प करते थे। जैसे कोई त्योहार वाले दिन आ गया, तो त्योहार वाले दिन तो इसलिए सब एक दूसरे को, मतलब खुशी वाले दिन रहता है, तो सबसे एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। लेकिन कोई कंडीशन ऐसा आता है, जो कि उसके घर में कुछ हो गया, ठीक है, या उसके घर परिवार वाले गांव गए, अकेला है, कोई लड़का है वहाँ पे, या उनकी बच्चियां हैं, तो वो पड़ोसी वाले उनको हेल्प करते, तो उनको देख रेख करते थे, उनकी मदद भी करते थे। आप कहाँ जाए, कहाँ, कि चलो मैं ठीक है, मैं चलता हूँ, साथ में मार्केट जाना है, चलो ठीक है, अकेले घर में रहो तो गेट लगाए करो, यानी ऐसे ऐसे सलाह देते थे वहाँ के पड़ोसी। और वहाँ पे मतलब कि फील भी ऐसा होता था कि हम अनजान, जैसे किराए पे या हवेली में मतलब रह रहे, वैसा कुछ नहीं लगता था, मैं अपना सब लगते थे, ठीक है, पराया कोई नहीं लगता था। अब मैं ये जानना चाहूँ रोहित, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब तोड़फोड़ हुई एंड जब अच्छे से हो गया तोड़फोड़, लाइक हमारे 10,000 15,000 जो भी घर थे सारे तोड़ लिए गए, तो क्या लोगों ने दोबारा वहां घर बनाने की कोशिश की, और अगर की तो फिर गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने क्या किया हमारे साथ? घर बनाने की कोशिश मैंने भी किया, एक बार नहीं 3 बार किया मैंने, ठीक है। और जब मैंने किया तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने भी किया था, ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेला मैं ही किया, क्योंकि मैं भी किसी का देख के ही मैं भी आगे बढ़ा, कि हिम्मत नहीं हारना, जब वो खड़ा हो सकता है तो मैं भी खड़ा होऊंगा। तो घर मैंने भी दोबारा बनाया, फिर से 1 महीने बाद लेकर आ गया, कोई बात नहीं, तो नहीं, फिर से बनाया तो फिर से लेकर आ गया, तो 3 बार हो गया था, मतलब कि मैं ना टूट सा गया। और फिर मैंने रिसेंटली जॉब पकड़ा कि ऐसा नहीं होगा, पढ़ाई भी तो करना ही है, कि अगर उसके चक्कर फंसूंगा तो पैसा कहाँ से आएंगे। तो मैं जॉब रिसेंटली पकड़ा हूँ, जॉब भी पार्ट टाइम करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। यानी कि देखा जाए युवाओं पे, अब उसमें लड़का लड़की की बात करते हैं, क्योंकि उसमें ना ऐसा चीज बीता है ना, कह नहीं सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले युवाओं का जो भरोसा होता है, यानी अपना कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप को जो भरोसा होता है, वो कहते हैं स्टडी, पढ़ाई। पढ़ाई से ही वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सबसे फर्स्ट, क्योंकि वो पढ़ाई से ही पूरी दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि अपना हक जान सकता है वहां से, कि मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, वो पढ़ाई से रिलेटेड है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे दुनिया को। तो सबसे बड़ा इफेक्ट युवाओं पे स्टडी के ऊपर पड़ा है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे दिल्ली सरकार में, दिल्ली राज्य में, तो वहां से मेरा घर टूट गया, तो मेरा भाई को एक गांव भेज दिया, वहां पे पढ़ाई वो कर रहे, ठीक। तो अब देखो वहां से नाम कटाकर गांव में जाना कितना बड़ी बात हुआ, क्योंकि यहाँ पे रहने का उतना सुविधा नहीं है, नहीं रह पाते 6 फैमिली, 6 पारिवारिक घर में नहीं रह पाते, इसीलिए सब लोगों को इस दर से उधर जाना पड़ा। तो इसका प्रभाव स्टडी पे पड़ा है, और वो स्टडी बहुत महत्वपूर्ण होता है युवाओं के लिए, सबसे फर्स्ट स्टेप। जैसा कि आपने बताया वहाँ पे युवा बहुत, हम भी थे,
तो उनकी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। तो क्या सरकार ने हमारे लिए कुछ किया? स्टडी के मामले में तो मैं तो कहूँ नहीं, जरा सी भी कति सी भी नहीं किया उन्होंने। बस उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर टूटने वाला है, तुम यहाँ रह के क्या करोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अपने बच्चों के मतलब कि पेरेंट्स से बोले हैं, मतलब वहाँ के नगर निगम माइक में लेके वो यूं कहा है कि तुम अब यहाँ पे रहना बेकार है, फिजूल है, तुम अपना अपना शिफ्ट हो जाओ दूसरी जगह पे, जो कि तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहे और अपना प्राइवेट ध्यान दे, अपने लाइफ पे ध्यान दे। तो बस वो कह दी, कहने का मतलब कुछ और है, लेकिन करना भी तो पड़ता है, हमें पुनर्वास देना होता है, ठीक है, कहने का नहीं। बस कि तुम कह दिए कि हाँ तुम वहाँ चले तुम्हें पुनर्वास मिल जाएगा, एक पुनर्वास का नियम भी होता है, ठीक है। जब घर टूटे गए तो वहाँ पे पूरा सर्वे किया जाना चाहिए, कौन लोग कितने रहते हैं, कहाँ से रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं पीछे से, तो उनके सब सर्वे होनी चाहिए, तब उनका पुनर्वास होता है। तभी तो पुनर्वास करेंगे, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन लोग कहाँ के थे, कौन गाँव का है क्या नहीं है, तो पुनर्वास होगा नहीं। सबसे पहली बात तो यही लोगों को बहुत बड़ी सोचनी चाहिए कि पुलिस वाले या नगर निगम वाले ने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि पहले सर्वे होनी चाहिए। किसी भी स्थान को वहां से लोगों को जानना तो वहाँ सर्वे होता है। अगर बड़े बड़े बिल्डिंग टूटते हैं तोड़ते हैं तो उनका पहले सर्वे किया जाता है कि इसका क्यों है, ठीक है, इसका क्या हर्जाना होगा, क्या इसका मुआवजा निकलेगा क्या नहीं, पहले इनका सर्वे किया जाता है, तब उनको तोड़ने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ थोड़ी गाँव में ऐसा कुछ नहीं हुआ और युवा का कोई हेल्प नहीं किया गया। तो युवा का हेल्प तो वैसे ऊपर के सरकार जो हरियाणा सरकार है उनको सोचना चाहिए, नगर निगम का तो वो उनका काम अलग था, लेकिन हरियाणा सरकार भी देख के अंजाम बने हैं। सबसे बड़ी बात युवाओं को, और युवा ही हम कल के, ठीक है, कल के होंगे, ऐसे हम है तो कल, बट हरियाणा सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। धन्यवाद रोहित, आपने अपना नजरिया शेयर किया, अपना व्यू शेयर किया कि हरियाणा सरकार ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया। हमें हमारे एग्जाम चल रहे थे, लेकिन उस समय हमसे लाइट पानी नेटवर्क छीन लिया एक बात मैं दिल की बोलूं, एग्जाम जब चल रहे थे ना तो कोरोना टाइम था तो पोस्टपोन हो गया था एग्जाम, ठीक है। जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो हिम्मत तो थी एग्जाम देंगे, अब पढ़ाई भी चल गई थी, फिर से कोरोना दूसरी एंट्री ले लिया तो हम ऑनलाइन कर रहे थे, तो हिम्मत थी कि एग्जाम दे देंगे। लेकिन जब घर टूटा ना, घर टूटने के बाद मैं गाँव चला गया, ठीक है, तो ऐसा हुआ कि अब एग्जाम दूंगा जाने को नहीं दूंगा। लेकिन फिर ऐसा है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, सीधा क्या करके सबको प्रमोट कर दिया। यानी मेरे दिल में ये बहम बैठ गए कि अब एग्जाम में कैसे दूंगा, पोस्टपोन कर दिया ठीक है, लेकिन घर टूट गया, अब कहाँ पढ़ूंगा, फिर गांव से यहाँ आके फिर एग्जाम देना बहुत दुख वाली, यानी अफसोस हो रहा था क्या लिखूंगा। माइंड में घर टूटने की बातें चल रही और एग्जाम कैसे लिख सकता था मैं, अच्छा नंबर, यानी कि पास तो हो जाऊं लेकिन अच्छा नंबर कैसे हासिल कर सकता था, ये बात मेरे दुख में अजीब से लग रहा था। तो आखिर एग्जाम उस टाइम नहीं हुआ, कोरोना टाइम ही बहुत भयानक हो गई थी, उस टाइम बहुत चल रहा था, तो एग्जाम भी उसने कैंसिल कर दिया। उस समय हमारी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, एज वेल एज सरकार ने तो हमें प्रमोट कर दिया, लेकिन जैसे कि आजकल जो कंपनियां निकाल रही है जॉब वॉब, तो उसमें स्पेशली लिख दिया जा रहा है कि 2021 वाले इज नॉट अलाउड बिकॉज वो प्रमोट किए गए, ऐसा भी है। तो ये भी हमारे साथ लॉस हुआ है। तो अगर हमारे एग्जाम होते तो वो अलग ही बात होती, एंड हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, अगर हम पढ़ लेते तो हम ज्यादा नंबर अचीव कर पाते, और वो पढ़ क्यों नहीं पाए, क्योंकि हरियाणा सरकार के कारण उस समय वो हमारा घर तोड़ रही थी, प्लस में कोरोना तो था ही हमारे पास, उसके कारण तो हमने तो उधर आ जा भी नहीं सकते थे। तो थैंक यू रोहित, आपने अपना नजरिया शेयर किया। मैं एक और कहना चाहूँ, सरकार को चलो ये एक्शन लेना ही था, घर तोड़ना ही था, कोरोना से पहले कर लेना चाहिए था। ये कोरोना के 2 साल यानी कोरोना आया यानी अभी का टाइम करता, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि फर्स्ट कोरोना में तो लोगों ने काफी खुशी से लाइफ गुजारा, जो भी पैसा था वो अपने अपने घरों में इन्वेस्ट किया। मैं खुद, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा घर पे ही रहते हैं, अब अपने से थोड़ा घर को अच्छे से बना लिया जाए, तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब दूसरी कोरोना एंट्री मारा तो जब घर टूटने की बात आ गई, तो आखिर कोरोना में ही घर क्यों तोड़ा जाए, ठीक है। कोरोना के बाद कुछ मॉल अच्छे हो जाते हैं कि लोग इधर उधर जा आ सकते हैं फ्रीडम की तरह, तो उस टाइम घर तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन कोरोना का टाइम ही घर क्यों तोड़ा गया, आगे क्या साजिश था उनका, क्योंकि कोरोना में ही ऐसा एक्शन लेना था, बाद में ले सकते थे, मैं ये मानता हूँ। आखिर क्यों सरकार ने हमारे बिल्कुल कोरोना टाइम पे हमारा घर तोड़ा गया, क्या कर सकते हैं। Thank you, Rohit. That was really beautiful. Rohit asked a very good question, that
when during Corona, stay-at-home order was given to everybody. That was the first defense. Why was Koregaon demolished during a pandemic? He asked, if you had to demolish, couldn't you wait after the pandemic was over? Rohit also highlighted many other things. One of them is the responsibility of the police. He talked about how police atrocities, and he talked about how media was muzzled and they were stopped from reporting about this incident, because that was the only way that the world would know what was going on in Koregaon, and that was purposely stopped. Rohit also remembered the good times in Koregaon. He talked about the community bonding. And this is something that most of the youth has actually reflected upon, that people from different religion lived here happily. Neighbors helped each other, but all of them could not do something when the entire might of the state was against them. Something that Rohit and even our earlier speaker, Aniket, talked about is the role that youth had to play. They had to navigate so many difficulties. Most of the residents in Koregaon were challenged to understand the entire digital process of rehabilitation. Hence, the youth had to go and first understand what was this process, understand why was Koregaon demolished, understand their rights. They helped people while their exams were going on. And Rohit talked about how, when your house is being demolished, you don't even feel like giving exams. And this has an impact on career. So thank you very much, Rohit. I salute all of you. मैं गीत करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो। इसलिए कोई अपनी खुशी के लिए गैर की, कोई अपनी खुशी के लिए रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते। छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की, छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की। हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते, हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते। हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए अब तमन्नाएं फिर ना करे खुदकुशी, अब तमन्नाएं ना करे खुदकुशी। ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे, ख्वाब पर खौफ की चौकसी ना रहे। सम के पाँव में हो ना पड़ी बेड़ियां, सम के पाँव में हो ना पड़ी बेड़ियां। सत्य की पीठ अब ज्यादती ना सहे, सत्य की पीठ अब ज्यादती ना सहे। दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना। रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कोरेगांव जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे।
मैं अजीत शर्मा, हमारा ये एंड होने वाला है, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हो। एंड हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे साथ तो गलत हुआ ही हुआ, हमारी आवाज को जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचाया जाए और हमें न्याय दिया जाए। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी सवाल है हमारे युवा साथियों के लिए या कोई भी कमेंट कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात लिख सकते हैं। शिवा, जो चैट में मैसेजेस आएंगे वो आप पढ़ देंगे, समर्थन के मैसेजेस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कई आंदोलनों के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुंधति जी ने बीच में लिखा है, सलाम खोरी के युवा साथियों, आपके जज्बे को सलाम, जहां आपके जैसे युवा हों वहां खोरी फिर से बसेगा, जिंदाबाद। अगर और कोई भी साथी कोई सवाल भी पूछना चाहें या कुछ कहना चाहते हो हमारे साथियों से तो आप यहाँ कह सकते हैं। अशरफ पटेल जी लिखते हैं, प्यारे दोस्तों जिंदाबाद, आपका स्ट्रगल, आपके सवाल और हौसला इतनी सफाई से आपने शेयर किया, न्याय की स्ट्रगल जारी रखें, टीम साथी सलाम सभी को। ये मतलब ये बहुत ही एनर्जी देने वाली भी बात है कि ये जो साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं ये 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा से आते हैं, कोई बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और इतनी क्लैरिटी से और इतने एनर्जी के साथ उन्होंने अपनी बात हमारे साथ रखी और वे इस जो पैंडेमिक के बीच में, एक रेजिंग पैंडेमिक के बीच में डिमोलिशन सरकार द्वारा खोरी गांव में किए गए उसके खिलाफ करीब 1 साल से वे तरह तरह से लड़ रहे हैं। वो कानूनी तौर पे भी लड़ाई चल रही है और एक डेली लेवल पे किस तरह से खुद को दोबारा रिहैबिलिटेट करना है, जिसमें सरकार की तरफ से तो रिहैबिलिटेशन की जो बात हुई है उसकी सच्चाई हम देख ही चुके हैं आज के सेशन में, मगर ये जो डेली जद्दोजहद है अपनी पढ़ाई को जारी रखने की, अपने लाइवलीहुड को जारी रखने की, ये 1 साल लंबी लड़ाई चली है और आज भी चल रही है। इस लड़ाई को हम सबकी सॉलिडारिटी है, सभी जो भिन्न भिन्न आंदोलनों से हमारे साथ साथी मौजूद हैं उन सभी की और हम जो हमारे साथ लिसनर्स भी जुड़े हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सबकी सॉलिडारिटी खोरी गांव के निवासियों के साथ है और जैसा कि अरुंधति जी ने कहा कि जैसा जहां पे इस तरह के युवा इस एनर्जी के साथ संघर्ष में मौजूद हों वहां खोरी दोबारा ज़रूर बसेगा। अजीत को, प्रिया को, पायल को, अनिकेत को, रोहित को, सभी को बहुत प्यार, जिंदाबाद। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और हमारे सामने खोरी गांव की ना सिर्फ कहानी को आपने रखा बल्कि जो एक इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से ये बड़े बड़े फैसले अफेक्ट करते हैं उसको भी आपने बहुत ब्यूटीफुली हमारे सामने रखा और मुझे उम्मीद है कि ये संघर्ष सफल हो, इस संघर्ष में आपको बहुत सारा साथ मिले और ये जो आपका गांव है दोबारा उसी तरह से बसे। एक बार फिर से आप सभी को जिंदाबाद। और हमारे साथ एक और मैसेज है सभा का, वो ऊपर चला, मैं पढ़ लूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान से उन्होंने भेजा है कि बहुत शक्ति के साथ आप सबने हक और पुनर्वास के लिए संघर्ष किया, सलाम और जिंदाबाद। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस कहना था कि ये कहानियां जब उजागर होती है तभी पूरी तरीके से एहसास होता है कि व्यवस्था कैसे छोटे से लेकर बड़े स्तर तक पूरा काबिज है। लोगों के अनुभवों और आवाजें नहीं सुने तो अलग अलग नजरिए ने नहीं देख पाते कि कौन से तरीकों से जुल्म हो रहा है। तो मुख्य रूप से उनका कहना है कि कितने तरीके से लोगों पर जुल्म होता है, ये आप सबकी बातें सुनने से समझ में आती है। थैंक यू मीरा, और हमारे साथ जुड़े सभी साथियों को भी धन्यवाद।
आप हमारे साथ युवा संवाद में जुड़े रहें। अगली कड़ी में हम कल दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ेंगे जहां हम खुरी गांव के 1 साल होने पर थोड़ी और बातचीत करेंगे। एक मैसेज और है जिसको भी मैं पढ़ देती हूँ। भार्गव ओझा कहते हैं, बहुत सारा प्यार, सॉलिडारिटी, जिंदाबाद टू ऑल द यंग खोरी गांव साथीज। उम्मीद करता हूँ आपका संघर्ष सबको प्रेरणा और हौसला दे ऐसे वक्त में। अशरफ पटेल जी कहते हैं, बहुत दर्द एंड नाइंसाफ़ी हुई है, आपको शक्ति, सब युवाओं और साथियों को प्यार। शुक्रिया युवा संवाद टीम को। इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आप हमारे साथ युवा संवाद में जुड़े रहें। जिंदाबाद, जय भीम, थैंक यू। जिंदाबाद, खोरी गांव जिंदाबाद।